तो पहला टॉपिक है अपना आज का सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो ये क्या है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत ने भीषण अकाल का सामना किया था और खाद्यान्न की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 1 दिसंबर 1942 को गवर्नर जनरल की काउंसिल के वाणिज्य सदस्य की अध्यक्षता में अलग से खाद्य विभाग बनाया गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया था ये, ठीक है? तो श्री बेंजामिन होल्ड्सवर्थ आईसीएस को खाद्य विभाग का प्रथम सचिव नियुक्त किया गया। तो कौन थे? श्री बेंजामिन होल्ड्सवर्थ। तो होल्ड करेगा किस पे? खाद्य के उस पे, जो अपनी आपूर्ति है सामग्री उन पे। तो ये है बेंजामिन होल्ड्सवर्थ। फिर 1946 की अंतरिम सरकार में इस विभाग का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। फिर 29 अगस्त 1947 को खाद्य विभाग का नाम बदलकर खाद्य मंत्रालय कर दिया गया। फिर खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत 1965 ईस्वी में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये की गई थी 1965 में। फिर 21 जून 1991 को खाद्य मंत्रालय व नागरिक आपूर्ति मंत्रालय बनाया गया। तो खाद्य मंत्रालय एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय भी बना दिया गया। फिर 17 जुलाई 2000 को नया नाम उपभोक्ता मामले खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय रखा गया है इसका। ठीक है, अब उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय दो विभाग हैं, जिसमें खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग है। तो एक विभाग उसमें ये है, ठीक है, उपभोक्ता मामले हटा के दूसरा है जो खाद्य सार्वजनिक वितरण, उसमें एक यही नाम है। फिर इसमें ये क्या करता है? ये विभिन्न खाद्यान्नों की खरीद, संकलन, भंडारण, वितरण ये सब करता है। इनके संबंधी नीतियाँ बनाता है और उनको क्रियान्वित करता है। साथ ही गरीबों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन करता है। ठीक है, तो ये सब कार्य करता है। फिर दृष्टिकोण देखें तो देश के नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका दृष्टिकोण है। मिशन क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कार्यकुशल खरीद, सुरक्षित भंडारण व खाद्यान्नों का प्रभावी वितरण करना। फिर उद्देश्य क्या है? देश भर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 क्रियान्वित करना, गेहूं, धान, चावल, मोटे अनाज की कार्यकुशल खरीद के माध्यम से मूल्य समर्पित प्रचालन करना। फिर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना, चीनी व वेयर हाउसिंग क्षेत्र का विकास करना, क्षमता वर्धन करना। फिर राष्ट्रीय शकरा संस्थान, तो ये कहाँ पर है? जो चीनी के लिए है वो कानपुर में है। फिर गन्ना प्रजनन संस्थान तो कोयम्बटूर में है। और केंद्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो इस सब के कार्य ये हैं। फिर आगे चलें तो भारतीय खाद्य निगम ये क्या है? ये 14 जनवरी 1965 को स्थापना हुई और केंद्र सरकार की खाद्यान्न नीतियों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी एजेंसी है। ये केंद्र सरकार की ओर से खाद्यान्नों की खरीद करती है। ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो भी है। फिर आगे केंद्रीय भंडारण निगम, तो एफसीआई है ये, नहीं केंद्रीय भंडारण निगम। ठीक है, तो ये है, ये क्या करता है? 2 मार्च 1957 को इसकी स्थापना हुई और कृषि उत्पादों व अन्य अधिसूचित जिन्सों के लिए वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। तो ठीक है, तो ये क्या करता है? ये वैज्ञानिक सुविधाएं उपलब्ध कराता है। ये भंडारण निगम है, जैसे राजस्थान में राजस्थान वेयर हाउस कॉर्पोरेशन है वैसे ही। फिर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को 1960 में अभाव के दौरान खाद्यान्न की आपूर्ति प्रबंधन के लिए शुरू किया गया था। इसके दौरान पीडीएस ने खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि को रोकने, शहरी उपभोक्ताओं तक भोजन की पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे हरित क्रांति के बाद राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। पीडीएस को 1970-1980 के दशक में आदिवासी ब्लॉक और गरीबी की उच्च घटनाओं वाले क्षेत्रों तक बढ़न दी गई। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो इसके बाद जो ये था सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसको चेंज किया, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आई। शुरुआत हुई जून 1992 में। पीडीएस को मजबूत करने के साथ साथ दूर दराज, पहाड़ी, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच करना था इसका उद्देश्य। इसने 1775 ब्लॉकों को कवर किया, जिसमें सूखा प्रवण क्षेत्र, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं, मरुस्थल विकास कार्यक्रम जैसे विशिष्ट कार्यक्रम लागू किए जा रहे थे।
तो उनमें जहाँ-जहाँ भी ऐसे खतरनाक कार्य मतलब ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट कार्य कर रहे थे ना, वहाँ पे भी इसको कवर किया। फिर इस योजना में प्रति कार्ड धारक को 20 किलोग्राम खाद्यान्न दिया गया। राज्यों को केंद्रीय निर्गमन मूल्य से 50 पैसे कम पर खाद्यान्न जारी किया गया। ठीक है। फिर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी टारगेटेड। तो शुरुआत हुई थी 97 जून में भारत सरकार ने किन पे गरीबों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसको चालू किया था। शुरुआत की गई थी तब इसका उद्देश्य था 6 करोड़ गरीब परिवारों को लाभान्वित करना। और योजना आयोग ने 1993 और 94 में राज्यवार गरीबी अनुमान निकाला था जो लकड़वाड़ा पद्धति पर आधारित थे। उसके तैयार कर उसमें बीपीएल वर्ग की पहचान की गई थी। ठीक है। तो हुआ क्या था जो लक्कड़वाला ने बोला था हमें हर हर राज्य की अलग-अलग गरीबी रेखा और वो देखना है अनुमान, है ना? तो उस हिसाब से हमने हर राज्य की अलग निकाली और उससे अपन को बीपीएल वर्ग के लोगों की पता चली। तो हम चाहते थे कि उनको टारगेट करें। तो टारगेट पीडीएस का कवरेज गरीबी के अनुमान के साथ-साथ 2 श्रेणियों के तहत संबंध था। अर्थात गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल तथा गरीबी रेखा से ऊपर एपीएल। इस योजना में बीपीएल परिवार को चावल ₹3 किलोग्राम, गेहूँ ₹2 किलोग्राम और मोटा अनाज ₹1 किलोग्राम प्रति व्यक्ति 5 किलो प्रति माह देने का प्रावधान किया गया। और लक्षित सार्वजनिक वितरण वर्ग को खाद्य व आपूर्ति मंत्रालय द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का भाग बनाया है एवं टारगेटेड पीडीएस को लाभार्थियों को एनएफएसए के तहत खाद्यान्न वितरण किया जाता है। तो वही है जो इसमें आते थे ये टारगेटेड वाले जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे उनको फिर एनएफएसए में भी अपन ने ले लिया। ठीक है। अब पता ही है फिर अंत्योदय अन्न योजना। तो ये बीपीएल आबादी में सबसे गरीब वर्गों में भूखे को कम करने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लक्ष्य बनाने की दिशा में कदम था। तो ये बीपीएल में भी जो गरीब है, तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने इस तथ्य की ओर इशारा किया कि देश की कुल आबादी का 5% एक दिन में 2 वक्त का भोजन किए बिना सोता है। यह योजना 2000 में 1 करोड़ सबसे गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई थी। योजना में पहले 25 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार दिए जाने का प्रावधान था और 1 अप्रैल 2002 से इसे 35 किलोग्राम कर दिया गया। फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लाए, जो 5 जुलाई 2013 से लागू हुआ। ठीक है। इस अधिनियम के में लोगों को गरिमा में जीवन जीने के लिए मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में उन्हें वाजिब मूल्यों पर गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए खाद्य और पोषण के लिए सुरक्षा प्रदान किए जाने के प्रावधान है। तो सीधी बात है गरिमा में जीवन जीने के लिए भाई खाना तो होना चाहिए ना, पोषण तो होना चाहिए, उसकी बात कर रहा है। सिंपल सी बात तो ये है। तो इसका क्या है, इस अधिनियम में कवरेज को जनसंख्या के अनुमानों से संबंध किया गया। एनएफएसए 2013 की धारा 16 के तहत प्रत्येक राज्य सरकार राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी। तो जो राज्य खाद्य आयोग है ना, वो इसके तहत गठन है। फिर यह केंद्र प्रायोजित योजना है और 2011-12 में एनएसएसओ के परिवार उपभोग डेटा आधारित योजना है। तो एक परिवार कितना उपभोग कर रहा है उसके आधार पे डेटा है। फिर इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी कवर करने का प्रावधान है। तो 75% तो ग्रामीण और जो 50% शहरी है ना, उन सबको अपन ने कवर कर लिया। अर्थात 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग देश की 2/3 आबादी को कवर किया गया है। फिर एनएफएसए 2013 के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना लाभार्थियों को 35 किलो प्रति माह प्रति परिवार खाद्यान्न प्राप्त को पात्र माना गया है, जबकि अन्य प्राथमिकता वाली श्रेणी के लाभार्थी परिवार चावल ₹3 किलोग्राम, गेहूं ₹2 किलोग्राम, मोटे अनाज ₹1 किलोग्राम की दर से प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम प्रति माह प्राप्त करने हेतु पात्र है। फिर अधिनियम का क्रियान्वयन सभी राज्य केंद्र शासित में किया गया, जैसे चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादर नागर हवेली, दमन दीव में। इस अधिनियम में गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान बच्चे के जन्म से 6 माह बाद तक भोजन के अलावा कम से कम ₹6000 का मातृत्व लाभ दिया गया है। तो इस अधिनियम में दिया है जो गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं ना, उनको तो 6 माह बाद तक भोजन के साथ साथ 6000 का मातृत्व लाभ। तो मतलब उनको भोजन तो दिया ही जाएगा।
ठीक है ना? फिर 14 वर्ष तक आयु के बच्चे निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार पोषक भोजन प्राप्त होंगे। तो 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी पोषक भोजन होना चाहिए और उन्हें खाद्य सुरक्षा भत्ता भी दिया जाएगा, ये भी ये बात करता है, ठीक है? फिर है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। तो ये अंतर राज्य पोर्टेबिलिटी के रूप में सुविधा देता है। 2019 में आंध्र, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र के मध्य शुरू की गई थी। जनवरी 2020 में 12 राज्य इस योजना में शामिल हुए थे। दिसंबर 2020 तक निर्बाध रूप से 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कर दी गई और इन राज्यों में प्रवासी लाभार्थी अपने मौजूदा राशन कार्ड में इन राज्यों में कहीं भी अपनी पसंद की किसी भी उच्च दर की दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? आगे चलें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है। तो सभी पात्र परिवारों को मुफ्त चावल, गेहूं व मोटे अनाज उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थी अर्थात अंत्योदय अन्न योजना परिवार व प्राथमिकता वाले परिवार को उनकी पात्रता के अनुसार अर्थात प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न और प्राथमिकता वालों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो दिनांक 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाना जारी रखने का निर्णय लिया है। तो पहले तो रुपए भी देने होते थे ना उनको थोड़े बहुत, तो वो अब उनको कुछ नहीं देना, निःशुल्क हो गया वो। फिर यह निर्णय लाभार्थियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए गरीबों की खाद्यान्न तक पहुंच, वहनीयता और उपलब्धता के संदर्भ में एनएफएसए 2013 के प्रावधानों को मजबूत करने और सभी राज्यों में एकरूपता बनाए रखने के लिए लिया गया है। फिर आगे चलें तो अंत्योदय अन्न योजना परिवार और जो भी हैं अपने पीएचएच लाभार्थियों अन्य कल्याणकारी स्कीमों व टाइड ओवर को खाद्यान्न वितरण के लिए भारत सरकार द्वारा बैन की जाने वाली वार्षिक खाद्य सब्सिडी 2.13 करोड़ रुपए है। आर्थिक लागत में वृद्धि मानते हुए केंद्र सरकार गरीबों और निर्धनों के वित्तीय बोझ को दूर करने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्य सब्सिडी के रूप में अगले 5 वर्षों की अवधि के दौरान कितने देगी 11.80 लाख करोड़ रुपए। तो पहले तो इतनी थी पर अब इतनी हो जाएगी, ठीक है? अब वह दिनांक 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न का प्रावधान राष्ट्रीय खाद्य पोषण सुरक्षा के समाधान के लिए सरकार की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो ये तो सब टाइम पास ही चल रहा है, इसको हटाते हैं अपन। फिर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति यानी पीएम पोषण निर्माण योजना। तो ये क्या है? पीएम पोषण शक्ति तो एक केंद्र प्रायोजित योजना है। 1 से 8 तक के बच्चों के लिए सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में चल रही है। इसमें कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए 100 ग्राम अनाज, 20 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जी, 5 ग्राम तेल। तो ठीक है, तो रोटी के लिए ज्यादा चाहिए होता है तो 100 कर देते हैं। फिर दाल अपन कम ही खाते हैं, एक बार खाते हैं तो 50 ग्राम, सॉरी 20 ग्राम, और सब्जी तो अपन खाते ही हैं तो 50 कर देते हैं, क्योंकि इससे रोटी के तो मुकाबले कम ही होती है ना, 50 कर देते हैं 50। और 5 ग्राम तेल। और 5 से 8 के बच्चों के लिए 150 ग्राम कर दिया अनाज को, 30 ग्राम दाल कर दी, 75 ग्राम सब्जी कर दी और 7.5 ग्राम तेल कर दिया। तो इसमें पॉइंट लगा देंगे तो तेल हो जाएगा। अपन को याद रखना 100 ग्राम अनाज है और यहाँ पे 150 ग्राम है और इसका फिर 20 और ये 30 है, बस इतना। फिर पूर्व में इसे मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील कहते थे, ठीक है, बस इतना है। फिर ये खत्म हो गया, अगला चैप्टर आ गया राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय किसी देश की वस्तुओं व सेवाओं की माप की जाती है, तो ये इससे मापते हैं इसे। फिर गणना एक तो बाजार कीमत पे होती है और दूसरी होती है साधन लागत पे यानी फैक्टर कॉस्ट पे। तो नेशनल इनकम कैसे नापते हैं अपन? या तो बाजार की कीमत पे देख लेते हैं, ठीक है, मार्केट प्राइस पे, या फिर साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट पे कि अपने कितने साधन लग रहे हैं। फिर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है? तो जीडीपी बाजार कीमत यानी मार्केट प्राइस पे हम नापते हैं। जीडीपी बाजार, तो देखो दो जीडीपी हो सकते हैं, एक तो फैक्टर कॉस्ट पे और एक मार्केट प्राइस पे। तो पहले जीडीपी मार्केट प्राइस क्या है? तो किसी देश घरेलू सीमा के अंतर्गत किसी एक वित्तीय वर्ष में सभी निवासी और गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा उत्पादित संपूर्ण अंतिम वस्तुएं
एवं बाजार सेवा संपूर्ण अंतिम सेवाओं और वस्तुओं का बाजार मूल्य जीडीपी कहलाता है। तो किन-किन के द्वारा? किसी एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है? अब वो क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है एक वित्तीय वर्ष, और उसमें जो भी निवासी है या गैर निवासी है, मतलब जो रह नहीं रहा है, ठीक है? उनके द्वारा जो भी उत्पादन किया जा रहा है, वो एक उसका जीडीपी है। अब सभी निवासी और गैर निवासियों द्वारा किए गए उत्पादन को शामिल किया जाता है, चाहे उत्पादन का स्वामित्व एक स्थानीय कंपनी का हो या विदेशी स्वामित्व का हो, ठीक है? तो बस ये वाली बात है। और सभी चीज़ों का मापन बाजार कीमतों पर किया जाता है। ठीक है? तो ये सभी कीमतों का जो मापन है वो बाजार कीमत पे करते हैं। तो ये हो गया जीडीपी मार्केट प्राइस। तो जैसे मतलब कोई भी इंडिया की कंपनी है उसको तो नापेंगे ही, पर कोई विदेशी कंपनी है जिसकी मतलब स्वामित्व है, उसका जो मालिक है वो विदेश में बैठे हैं, पर वो कार्य इंडिया में कर रही है, ठीक है? तो वो जो प्रोडक्शन कर रही है और जो प्रोडक्शन से जो वैल्यू हो रही है, तो वो सब भी अपने जीडीपी में देख लेंगे अपन। तो वो मार्केट पे है। फिर फैक्टर कॉस्ट में क्या है? तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट क्या है? साधन लागत पर जीडीपी एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में फर्मों द्वारा किए उत्पादन के मौद्रिक मूल्य का माप है। साधन लागत पर जीडीपी बाजार कीमतों पर जीडीपी में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाने पर प्राप्त होती है। तो जो साधन लागत पर जीडीपी है ना, जो फैक्टर कॉस्ट है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, वो कैसे प्राप्त होती है? तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, उसमें से अपन जो अप्रत्यक्ष कर हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है, उनको अगर हटा दें तो वो हमारी क्या है? जीडीपी फैक्टर कॉस्ट है। बाजार कीमतें वही हैं जो उपभोक्ताओं द्वारा दी जाती हैं। ठीक है? फिर साधन लागत पर जीडीपी क्या है? तो बाजार कीमतों की जीडीपी माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। फिर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर से अपन क्या समझते हैं? तो इसका मतलब है अप्रत्यक्ष कर माइनस में उपदान यानी सब्सिडी। ठीक है? तो सब्सिडी को भी हटा देना है अप्रत्यक्ष कर में से, क्योंकि वो भी सरकार ही तो दे रही है। तो वो एक तरीके से उनकी वैल्यू को बढ़ा नहीं रहा है। फिर घरेलू सीमा, आर्थिक सीमा की भौगोलिक, राजनीतिक और राजनीतिक तथा सामुद्रिक सीमा। तो घरेलू सीमा क्या है? ये पहले तो ये बता रहा है। तो घरेलू सीमा से मतलब है देश की भौगोलिक सीमा हो गई एक तो, फिर राजनीतिक तथा सामुद्रिक सीमा, फिर वायुमंडल हो सकता है, सीमांत गति जल हो सकता है, विदेशों में दूतावास होता है, सैन्य अड्डे। तो जैसे अपना कोई अपने जो विदेश की धरती पे दूतावास है, ठीक है, एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, जैसे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान और इनमें तो चलो ठीक है, जैसे अमेरिका में है, जैसे कनाडा में है, तो वो भी अपना देश ही है, वहां पे भी कोई कार्य हो रहा है वो अपने में काउंट होगा। कोई अपने जो इंडिया का एयर स्पेस है, मतलब इंडिया की जमीन के ऊपर जो अपना क्षेत्र है हवा वाला, यहाँ से कोई अगर प्लेन जाता है तो वो भी इंडिया में काउंट होगा। जो इंडिया की जो टेरिटोरियल सी है उसमें से कोई शिप जाता है तो वो भी इंडिया में काउंट होगा। केवल अग्रिम वस्तुओं व सेवाओं का बाजार मूल्य शामिल होता है, ना कि मध्यवर्तियों का। तो इसमें केवल अग्रिम वस्तुओं का ही होता है, ना कि मिड वालियों का, ठीक है। निवासी की अवधारणा एक आर्थिक अवधारणा है, ना कि राजनीतिक अवधारणा है। फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी क्या है? तो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान उस देश के निवासियों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं या सेवाओं का बाजार मूल्य है। तो ठीक है, तो ये क्या है? उस देश के निवासियों के द्वारा घरेलू सीमा के अंदर या बाहर, ठीक है? तो निवासियों की बात कर दी यहाँ पे। तो यहाँ पे तो कौन थे? देखो यहाँ पे तो थे निवासी और गैर निवासी, पर यहाँ पे सिर्फ देश के निवासी, केवल उस देश के निवासी, ठीक है। तो जीएनपी एमपी क्या है? जीडीपी एमपी प्लस में विदेशों से प्राप्त निवल आय, ठीक है। और जीएनपी एमपी क्या है? जीडीपी एमपी प्लस भारतीयों द्वारा विदेशों से अर्जित आय और विदेशियों से द्वारा भारत से प्राप्त आय। तो अपन को सिर्फ भारतीयों की नापनी है, तो विदेशियों ने भी भारत से कुछ आय प्राप्त की होगी जो इंडिया में काम कर रहे हैं, तो जो विदेशों से आ रही है उसको तो ऐड कर लेना है इसमें, जो भारत से जा रही है विदेशों में उसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये अपनी जीएनपी एमपी मार्केट प्राइस में आ गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फिर आगे चलें तो जीएनपी-एमपी एक देश के सभी नागरिकों द्वारा उत्पादित आर्थिक उत्पादन को शामिल किया जाता है, चाहे वे नागरिक राष्ट्रीय सीमा के भीतर हों या विदेशों में हो। तो अपन ने वही बात की। फिर अर्थात यूएसए की एक कंपनी जो भारत में स्थित है के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से अर्जित
आय जीडीपी में शामिल होगी पर जीएनपी में शामिल नहीं होगी, ठीक है। इसी प्रकार एक भारतीय वैज्ञानिक यूएसए में व्याख्यान देने के लिए जाता है तो उसे प्राप्त आय यूएसए के जीडीपी में होगी शामिल, जबकि भारत की जीएनपी में शामिल होगी, ना कि भारत की जीडीपी में, ठीक है। समझ गए ना अपन। फिर निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी क्या है, तो ये मूल्यह्रास को हटा देते हैं इसमें से, ठीक है। तो ये है मूल्यह्रास, एनएनपी है जीएनपी माइनस में मूल्यह्रास। मूल्यह्रास है वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में प्रयुक्त की जाने वाली पूंजीगत वस्तुएं जैसे भवन, मशीन, औजारों आदि के टूट फूट या मूल्य में कमी मूल्यह्रास कहलाती है। इसी नीति इसे इससे नीति निर्धारक को ये पता चलता है कि जीडीपी को बनाए रखने के लिए देश को कितना खर्च करना पड़ेगा। यदि मूल्यह्रास के कारण हुई पूंजी स्टॉक की हानि को विस्थापित नहीं किया जाए तो जीडीपी घटेगा, ठीक है। तो बस वही है। फिर आगे चलें, राष्ट्रीय आय क्या है, तो एनआई राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय है बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस में निवल अप्रत्यक्ष कर, तो ये है, ठीक है। इनडायरेक्ट कर को हटा दो, इनडायरेक्ट टैक्स को। फिर आगे चलें तो राष्ट्रीय आय क्या है, बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद तो अपन ने देख ही लिया, और निवल अप्रत्यक्ष कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर माइनस में सब्सिडी, तो ये हो गई। और निवल अप्रत्यक्ष कर अगर अपन देखें तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष कर माइनस में भुगतान, तो अपन ने वो पहले देखा ही था, इसलिए अपन ने इसको यहाँ पे डाल दिया और ये अपनी आ गई। तो इसको हटाता हूँ। अपन को बस इतना सा याद रखना है, ये दो फॉर्मूले याद रख लेने हैं कि अपने क्या है, राष्ट्रीय आय के फॉर्मूले। बाजार कीमत पे अपनी जो निवल राष्ट्रीय उत्पाद हो रहा है, ठीक है, मार्केट प्राइस पे जीडीपी है उसमें से माइनस कर देना है ये। फिर एनएनपी क्या है, सॉरी एनडीपी क्या है, एनडीपी मार्केट प्राइस इज बराबर टू जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस में मूल्यह्रास, ठीक है। तो ये शुद्ध घरेलू उत्पाद है, ठीक है। फिर आगे चलें अपन, तो राष्ट्रीय आय की गणना पूर्व में साधन लागत पर की जाती थी, परंतु 2015 से राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य पर की जाती है। तो पहले अपन फैक्टर कॉस्ट पे निकालते थे, पर अब हम निकाल रहे हैं किस पे, मार्केट प्राइस पे निकाल रहे हैं। तो हम आगे चलें तो इसमें देखते हैं, देखो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत पे राष्ट्रीय आय क्या है। तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट अपन ने देखा था जीडीपी एमपी माइनस में अप्रत्यक्ष कर प्लस में सब्सिडी, या फिर हम दूसरा इसको याद रखेंगे जीडीपी एमपी माइनस में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अब सीधी सी बात है यार, देखो जीडीपी एमपी मार्केट प्राइस पे कुछ है मान लो, पर उसमें अप्रत्यक्ष कर भी दे रहे हैं। अब वो हमारी उन वैल्यूज का नहीं है, मतलब जो हमने उसमें उत्पादन में कुछ हमने ऐड किए हैं चीजें, तो अप्रत्यक्ष कर तो वो टैक्स है, वो उससे उसकी कुछ वैल्यू नहीं बढ़ी, ठीक है। अगर हम किसी चीज की वैल्यू काउंट कर रहे हैं मान लो फैक्टर कॉस्ट पे लागत पे, तो उसको उसको अप्रत्यक्ष कर को तो हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब अप्रत्यक्ष कर हमने से उसमें हटा दिया मार्केट वाली में से, जैसे मान लो, तो अब वो वैल्यू आई, तो वो हम मान सकते हैं ना कोई चीज इतने में बनी होगी, ठीक है, क्योंकि वो टैक्स वाला हमने हटा दिया यहाँ से पोर्शन। पर उसमें भी अगर हम जाते हैं मार्केट वाली में, तो कभी कभी ऐसा होता है सरकार सब्सिडी देती है चीजों के लिए कि भाई हम तुम्हें दे रहे हैं, तो सरकार की सब्सिडी भी एक तरीके से मतलब सरकार का योगदान है वो, ऐसा नहीं है कि मतलब, तो फिर इसलिए हमको वो ऐड करनी पड़ती है। अगर हम इसको हटा दें तो ये तो रुपए तो लगे ही है ना, वो वाली बात है। तो इसको हटा नहीं सकते, इसको ऐड करना पड़ता है इसलिए, ठीक है, समझ गए। तो ये अपन को याद रखने दो फॉर्मूले। फिर एन एन पी एफ सी, ये क्या है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कितना हुआ है, तो राष्ट्रीय उत्पाद की बात कर रहा है इस बार ये, ठीक है। तो एन एन पी एफ सी बराबर में जी एन पी फैक्टर कॉस्ट माइनस में मूल्यह्रास, ठीक है। तो और एन एन पी एफ सी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन एन पी एम पी माइनस में निवल अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। तो बस अपन ने इसको ऐसे याद रख लिया, फिर ये दोनों अपन को याद रख लेने हैं। अब आगे चलें, तो जी एन पी एफ सी साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कितना है, तो साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद की बात कर रहा है ये इस बार। तो जी एन पी एफ सी बराबर में जी एन पी एम पी माइनस में अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। फिर आदर्श वर्ष देखें, तो आदर्श वर्ष एक प्रकार का बेंचमार्क है जिसके संदर्भ में राष्ट्रीय आंकड़े जैसे कि जीडीपी, सकल घरेलू बचत, सकल पूंजी निर्माण की गणना की जाती है। फिर आधार वर्ष
उस वर्ष को निर्धारित किया जाता है जिसमें कीमतें सामान्यतः स्थिर हों, उनको करते हैं। कोई बड़ी आर्थिक व प्राकृतिक घटना घटित नहीं हुई हो। आगे चलें, आधार वर्ष की तुलना मुद्रास्फीति समायोजन विकास अनुमानों की गणना करने के लिए आधार वर्ष चुना जाता है। यह क्रय विक्रय शक्ति में परिवर्तन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है। सांख्यिकी और कार्यान्वयन कार्यक्रम सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी डेटा के लिए वर्ष आधार वर्ष तय करने के लिए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर 26 सदस्यीय सलाहकार समिति की स्थापना की है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ के प्रोफेसर विश्वनाथ गोलदार को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आधार वर्ष के अनुसार जीडीपी दो प्रकार की हो सकती है, नॉमिनल और वास्तविक। अब नॉमिनल क्या है? चालू वर्ष या वर्तमान वर्ष की प्रचलित कीमत पर वस्तुओं सेवाओं की गणना। नॉमिनल जीडीपी का मूल्य वास्तविक जीडीपी से ज्यादा होता है। महंगाई का प्रभाव परिलक्षित होता है। मौजूदा बाजार कीमतों पर उत्पादित वस्तुएं सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को मापता है। यह मात्रा और कीमत दोनों में परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है। फिर वास्तविक जीडीपी क्या है? तो ये आधार वर्ष पर वस्तुएं सेवाओं की गणना करता है। महंगाई पर प्रभाव परिलक्षित नहीं होता। मुद्रास्फीति या अपस्थिति को समायोजित करते हुए स्थिर कीमतों पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को मापता है। यह मात्रा में परिवर्तन को दर्शाता है लेकिन कीमत को नहीं दर्शाता। फिर सकल मूल्य वर्धन जीवीए क्या है? तो यह अवधारणा 2015 में शुरू की गई थी। यह किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग, सेवा द्वारा किए गए कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है, जीवीए। ठीक है। जीवीए बराबर होता है जीडीपी प्लस में उत्पादों पर सब्सिडी माइनस में उत्पादों पर अप्रत्यक्ष कर। तो साधन लागत पर जीवीए क्या है? आधार कीमतों पर जीवीए प्लस में शुद्ध उत्पादन कर। और बाजार कीमत पर जीवीए क्या है? बाजार कीमत पर जीवीए प्लस में शुद्ध उत्पादन कर। ग्रॉस वैल्यू एडेड जीडीपी में अंतर जीवीए आपूर्ति पक्ष को बताता है जबकि जीडीपी उपभोक्ता पक्ष को प्रदर्शित करती है। अगली है व्यक्तिगत व्यय योग्य आय। तो व्यक्तिगत आय क्या है? ये है व्यक्तिगत आय माइनस में व्यक्तिगत कर अदायगी माइनस में गैर कर अदायगी शुल्क। तो इनको हटा देते हैं, एक तो कर अदायगी और गैर कर अदायगी। व्यक्तिगत व्यय योग्य आय व्यक्ति के कुल आय में से कर और गैर कर अदायगी को घटाने के पश्चात प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां कौन कौन सी है? उत्पादन विधि, आय विधि, फिर एक है व्यय विधि और एक है सकल मूल्य वर्धन जीवीए। फिर उत्पादन विधि तो प्रोडक्शन मेथड देखिए, ये उत्पादन में उत्पादक इकाइयों के योगदान को मापती है। इसमें एक वित्तीय वर्ष में वस्तुएं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य बाजार मूल्य आधारित गिना जाता है, अर्थात जीडीपी एमपी बराबर वस्तुओं व सेवाओं का अंतिम बाजार मूल्य। सावधानियां, पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को शामिल नहीं किया जाता है। एक ही वित्तीय वर्ष में वस्तुएं सेवाएं शामिल की जाती हैं। माध्यमिक वस्तुओं के का मूल्य नहीं जोड़ा जाता है। एक परिवार द्वारा घरेलू उपयोग हेतु फल व सब्जियों का मूल्य नहीं जोड़ा जाता। समय के उपयोग से जुड़ी सेवाएं शामिल नहीं की जाती हैं और पिछले वित्तीय वर्ष में रखे स्टॉक के मूल्य में वृद्धि प्रभावित नहीं करती है। ठीक है। तो ये सब हैं, इसमें सावधानियां क्या हैं। फिर है आय विधि, तो इनकम मेथड। इसमें राष्ट्रीय आय की गणना एक वित्तीय वर्ष में एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय का योग होता है। इसमें पारिश्रमिक मजदूरी वेतन किस्त के रूप में भुगतान सेवानिवृत्ति पेंशन सामाजिक सुरक्षा में नियोजकों का योगदान प्रचालन अधिशेष जैसे लगान लाभ ब्याज अवितरित लाभ मिश्रित आय को जोड़कर मूल्य वर्धन ज्ञात किया जाता है। फिर सावधानियां, हस्तांतरित आय जैसे वृद्धावस्था पेंशन बेरोजगारी भत्ता छात्रवृत्तियां इत्यादि को शामिल नहीं किया जाता है। गैर कानूनी जुआ सट्टेबाज से आय शामिल नहीं है। तो गैर कानूनी जैसे जुआ सट्टेबाजी से आय शामिल इसमें नहीं होती हैं। अचानक प्राप्त आय जैसे लॉटरी व पूंजीगत लाभ शामिल नहीं है। वृद्धावस्था में पेंशन शामिल नहीं परंतु सेवानिवृत्त पेंशन शामिल होती है। फिर व्यय विधि, इसमें राष्ट्रीय आय की गणना उपभोग व व्यय एवं कुल बचत का योग होती है।
राष्ट्रीय आय उपभोग व व्यय प्लस कुल बचत होती है। तो राष्ट्रीय आय क्या है? उपभोग पर व्यय प्लस में कुल बचत, ठीक है? फिर कुल व्यय को हम 4 वर्ग में रखते हैं। पहला निजी अंतिम उपभोग व्यय सी, फिर सरकारी अंतिम उपभोग व्यय जी, विनियोग व्यय आई और निवल विदेशी निवेश एक्स माइनस एम। तो चिक जिम से याद रखते हैं हम, चिक जिम। तो जीडीपी एमपी होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस में एक्स माइनस एम। सावधानियां क्या है? केवल अंतिम व्यय शामिल, ताकि दोहरी गणना ना हो सके। पुरानी वस्तु पर किए जाने वाला व्यय शामिल नहीं है और शेयर व बॉन्ड पर किया गया व्यय शामिल नहीं है। फिर कुछ जो अपने रिपोर्ट्स हैं, आंकड़े हैं, उनको देख लेते हैं। तो प्रचलित कीमत या जीडीपी नॉमिनल है अपनी कितनी? 295.36 लाख करोड़। तो रियल जीडीपी कितनी है अपनी? वो है 117.82 लाख करोड़। फिर अपनी नॉमिनल जीडीपी में वृद्धि हुई है 9.6 की, नॉमिनल जीडीपी में वृद्धि हुई है 14.2 की। स्थिर कीमत पर रियल जीडीपी, स्थिर कीमत पर जीडीपी में वृद्धि हुई है कितनी? अपनी 8.2। यार ये गलत पढ़ लिया भाई, यहाँ पे गलत पढ़ लिया ये। हम्म तो जो अपना जो नॉमिनल जीडीपी में वृद्धि हुई है 9.6 की हुई है और रियल जीडीपी में वृद्धि हुई है कितनी? 8.2 की, ठीक है? और फिर आगे चलें तो स्थिर कीमत पर जीडीपी ये तो ठीक है। फिर भारत की वास्तविक जीडीपी वित्त वर्ष 2024 में 8.2% बढ़ी है। लगातार तीसरे वर्ष ये 7% से अधिक बढ़ी है। तो ये याद रखना है, लगातार 3 वर्ष में 7% से अधिक रही है। फिर आधार वर्ष जीवीए 2024 में 7.2% बढ़ा है। तो आधार वर्ष पर सॉरी स्थिर कीमत पर जीवीए 7.2% बढ़ा है। फिर प्रचलित कीवीए में जीवीए का योगदान देखें तो कृषि का है 17.7, उद्योग का है 27.6 और सेवा का है 54.7 जीवीए में योगदान। औद्योगिक क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र व निर्माण गतिविधियों में, तो औद्योगिक क्षेत्र के विनिर्माण क्षेत्र और निर्माण गतिविधियों में 9.9% की वृद्धि हुई है। तो औद्योगिक क्षेत्र के विनिर्माण क्षेत्र में, एक तो मैन्युफैक्चरिंग में, और निर्माण यानी जो कंस्ट्रक्शन है उनकी गतिविधियों में 9.9% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2024 में स्थिर कीमतों पर शुद्ध करों में 19.1 की वृद्धि हुई है, जिसमें केंद्र राज्य दोनों स्तर पर उचित रूप से मजबूत कर वृद्धि, सब्सिडी व्यय के युक्तिकरण से सहायता मिली। इसके कारण वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी और जीवीए वृद्धि के बीच अंतर आया है। तो जीडीपी और जीवीए में अंतर आया है, उसके बारे में बात कर रहा है ये। फिर विनिर्माण के लिए एचएसबीसी इंडिया पीएमआई लगातार 50 के सीमा मूल्य से ऊपर बना रहा, जो भारत के विनिर्माण क्षेत्र में निरंतर विस्तार और स्थिरता का संकेत देता है। तो ये अपन ने देख लिया है।